हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम मध्य प्रदेश की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश के गठन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि एक ओवरव्यू के लिए कि हमारा मध्य प्रदेश बना कैसे। और इसके अलावा हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में एक वीडियो सेपरेट अपलोड करेंगे जिसमें ओनली हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो आपको जो मैप दिख रहा होगा जो कि 1954 का मैप है। 1954 का मैप है। अब जो कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। कब? 15 अगस्त 1947 में। तब हमारे भारत में जो कि 562 रियासतें थीं, उनको मिलाकर अलग अलग राज्य बनाए गए और इन राज्यों को प्रशासनिक आधार पर राज्य बनाए गए ये। और इन राज्यों को 4 भागों में बांटा गया: पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो देखिए, पार्ट 1 में उन राज्यों को रखा गया जिस पर ब्रिटिश भारत में गवर्नर राज्य करते थे, ठीक है। और ऐसी रियासतों की संख्या थी 216। और पार्ट बी में उन क्षेत्र को रखा गया जहां पर शाही शासन था, यानी कि राजा रजवाड़ाओं का शासन था। और ऐसी रियासतों की संख्या थी 245, ठीक है। और पार्ट सी में उन राज्यों को रखा गया था जो कि यहाँ पर राजाओं और अंग्रेजी हुकूमत दोनों थी। और डी में सिर्फ एक ही द्वीप को रखा गया था जिसका नाम था अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी कौन कौन से क्षेत्र थे। तो देखिए, आपको सीपी क्षेत्र दिख रहा होगा। सीपी क्षेत्र जो कि था पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए। इसमें 15 रियासतें से मिलकर इसे बनाया गया था और इसकी राजधानी थी नागपुर। और आपको एक चीज़ मालूम होगी कि जो कि भारत में रियासत एकीकरण का कार्य किया था जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। और 1951 में हमारे भारत में चुनाव हो चुके थे। तो इन जो राज्य थे ए बी सी डी, इनमें अपनी अपनी सरकार थी और राज्य सरकारें थीं और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो यहाँ के अपने अपने सीएम थे जो कि भाषा के आधार पर अब राज्यों का गठन होगा आगे चल के 1956 में, जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा होगा। तब भी फिर से चुनाव होंगे और फिर से सीएम बनेंगे। तो इन प्रांतों के इन राज्यों के अभी अपने अपने सीएम हैं। जैसे कि पार्ट ए है, तो इसके जो कि सीएम है वो है रविशंकर शुक्ल। और जब मध्य प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन होगा तब रविशंकर शुक्ल को फिर से मध्य प्रदेश का सीएम चुना जाएगा। और देखिए, अब बात करते हैं भाग बी की। तो यहाँ पे इंदौर और ग्वालियर, यहाँ पे शाही शासन था। बी का मतलब शाही शासन। जिन क्षेत्रों पर शाही शासन था उन्हें बी क्षेत्र में रखा गया, पार्ट बी में। तो यहाँ पे इंदौर में था सिंधिया शासन और ग्वालियर में था सिंधिया शासन और इंदौर में था होलकर राजाओं का शासन था। तो ये कि मध्य भारत से नाम दिया गया पार्ट बी को, मध्य भारत। तो यहाँ की राजधानी थी, 2 राजधानी थी, इंदौर और ग्वालियर। जो कि ग्वालियर थी वह 6.5 महीने के लिए थी और इंदौर थी जो कि 5.5 महीने के लिए थी, ठीक है। और यहाँ के जो सीएम थे जो थे लीलाधर सेठ, ठीक है। और जो कि मध्य भारत में 25 रियासतें थी जिनको मिलाकर 16 जिले बनाए गए, ठीक है। अब बात करते हैं विंध्य प्रदेश के बारे में। तो विंध्य प्रदेश में जो कि बुंदेलखंड और बघेलखंड से मिलकर बना था विंध्य प्रदेश। तो इसमें 34+1 रियासत थी। 34+1 रियासत थी, मतलब 34 तो बुंदेलखंड और बघेलखंड से मिलकर बनी थी।
और एक रियासत थी जो कि मध्य भारत से ली गई थी, जिसका नाम था खानिया धाना। ठीक है, और जो कि विंध्य प्रदेश की राजधानी थी जो कि रीवा थी, और यहाँ के सीएम थे शंभुनाथ। क्लियर। अब देखिए, अब बात करते हैं भोपाल स्टेट की, जो कि सी पार्ट में आता है। विंध्य प्रदेश भी सी पार्ट में आता है और भोपाल स्टेट भी सी पार्ट में आता है। तो 1949 से पहले यहाँ के नवाब थे हमीदुल्ला खान, नवाब हमीदुल्ला खान। तो इन्होंने मध्य प्रदेश में मिलने से मना कर दिया था, क्योंकि इनकी जो कि देश स्वतंत्र हुआ था तो सारी रियासतें भी स्वतंत्र हो गई थी। तब इन्होंने मध्य प्रदेश में इन्हें मिलने से मना कर दिया था अपनी रियासत को। लेकिन प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा 1 जून 1949, कब 1 जून 1949 में इन्होंने मध्य प्रदेश में विलय स्वीकार कर लिया। ठीक है, और तब 1949 से पहले इनकी राजधानी इस्लामानगर थी। और आपको एक बात बता दें कि जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में, तब हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बनी आगे? भोपाल। इससे पहले कौन सी थी? नागपुर। क्योंकि जो कि सीपी क्षेत्र था उसे हम मध्य प्रदेश कहते थे। तो क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के गठन से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो आंसर है नागपुर। ठीक है, और जो कि भोपाल के सीएम थे जो कि शंकरदयाल शर्मा, और यहाँ के भोपाल स्टेट की राजधानी भोपाल थी। क्लियर। 1954 का ये मैप था। अब देखिए, जो कि ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में जो कि राज्य बने थे, ये प्रशासनिक आधार पर बने थे। इस पर प्रशासनिक आधार पर। लेकिन जनता मांग थी कि राज्य भाषा के आधार पर बननी चाहिए, और जगह जगह पे आंदोलन भी हो रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानी थी। तो इस आधार पर एक समिति बनाई गई जिसका नाम था एसके धर आयोग। कौन सा? एसके धर आयोग। एक समिति बनाई गई और इसे जांच के लिए भेजा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जाए कि नहीं। तो 1948 में इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, राज्य होने चाहिए जो कि प्रशासनिक आधार पर होने चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। क्योंकि हमारे जो कि भारत है उसमें बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और बोलियां बहुत बोली जाती हैं। इसके आधार पर बहुत सारे राज्यों का निर्माण, तो ये सही नहीं था, मतलब इसके लिए, भारत के लिए। तो इस आधार पर एक को और समिति बनाई गई 1998 में, जिसे बोलते हैं जेपीपी समिति। तो इन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, जो कि हमारे भाषा के आधार पर राज्य ना होकर प्रशासनिक आधार पर ही राज्य होने चाहिए। इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1949 में। 1949 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो अब जाके तेलुगु के जो लोग थे इन्होंने काफ़ी उग्र आंदोलन कर दिया, और वहाँ के एक नेता थे पोट्टी श्री रामलू, जो कि 56 दिन के आमरण अनशन पर बैठ गए और इनकी मृत्यु हो गई, और आंदोलन और उग्र हो गया। तो सरकार को 1953 में भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया गया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को देखकर अन्य राज्यों के लोग थे, उनमें भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की उत्सुकता हुई कि नहीं, हमारा राज्य भी भाषा के आधार पर होना चाहिए, हमारे राज्य का निर्माण भी भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 1953 में एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम था फजल अली आयोग, जो कि 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें 3 सदस्य थे। फजल अली आयोग, फजल अली जो कि अध्यक्ष थे, एम पड्डीकर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, 3 सदस्य थे। तो इन्होंने के आधार पर एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन शुरू हुआ, और 7वें संविधान संशोधन 1956 में भारत के सभी राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हो गया। तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, क्योंकि ये भारत की एकता और अखंडता का सवाल था कि कुछ लोगों को
भाषा के आधार पर, कुछ राज्य प्रशासनिक आधार पर ना होकर सारे के सारे राज्य भाषा के आधार पर बना दिए गए थे। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो कि मध्य प्रदेश था 1956 में कुछ इस प्रकार का गठन हुआ था, क्योंकि जब हमारा मध्य प्रदेश था 1956 में जब इसका गठन हुआ था तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत में मध्य प्रदेश था। ठीक है। और जब इसका मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब इसमें 43 जिले थे, 8 संभाग थे और जिलों की संख्या 6 जुलाई 1998 तक आते आते 61 हो गई थी। जैसा कि शुरू में हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ाया था कि सीपी क्षेत्र था उसमें 15 रियासतें थीं, मध्य भारत था उसमें 25 रियासतें थीं, विंध्य प्रदेश था उसमें 35 रियासतें थीं और भोपाल स्टेट था उसमें 1 रियासत थी। कुल मिलाकर हमारा जो कि मध्य प्रदेश था 76 रियासतों से मिलकर बना था और 76 रियासतों को मिलाकर 43 जिलों का निर्माण हुआ था। ठीक है। तो किसा तब ये 7वें संविधान संशोधन में के द्वारा सभी राज्यों का जो कि निर्माण हुआ था। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। जो कि मध्य प्रदेश था अविभाजित भारत है, तो इसका क्षेत्रफल था 4,43,444। इसकी लंबाई की बात करें तो 1127 किलोमीटर इसकी लंबाई थी और चौड़ाई की बात करें तो 996 किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी। ठीक है। अब देखिए जो कि हमारा मध्य प्रदेश था, ये वर्तमान मध्य प्रदेश है हमारा ये वर्तमान मध्य प्रदेश है। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो कि पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था। क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ के आए कि हमारे मध्य प्रदेश की 1998 आते आते जिलों की संख्या 61 हो गई थी। उसमें से 16 जिले को अलग कर 16 जिलों को अलग कर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। और हमारे मध्य प्रदेश में 2000 में जिलों की संख्या 45 रह गई थी और अभी वर्तमान में जिलों की संख्या 52 है। ये हम आगे चल के जब पुनर्गठन की वीडियो बनाएंगे तब उसमें बताएंगे कि 1972 में 2 राज्य बने थे, पीवी दवे की समिति बनी थी, सिंहदेव समिति थी, उसके आधार पर मध्य प्रदेश के जिलों का निर्माण हुआ था। अभी आप बस इतना देख लीजिए। देखिए 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना था, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। ठीक है। अब देखिए अब मध्य प्रदेश में 2 जिले और प्रस्तावित हैं। कौन कौन से? नागदा और बागली। जो कि नागदा जिला है आपका उज्जैन की 3 तहसील और रतलाम की एक तहसील से मिलकर बनेगा यहाँ पर। और 54वां जिला है जो कि देवास से अलग होकर बनेगा। 54वां जिला बनेगा। तो मतलब आपके अभी मध्य प्रदेश में 2 जिले का निर्माण और होगा। अब देखिए संभाग कितने हैं? 10 संभाग। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल संभाग। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर संभाग। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, तो आंसर होगा शहडोल संभाग, क्योंकि 2008 में शहडोल संभाग बना था। इसके बाद कोई भी संभाग का अभी गठन नहीं हुआ है, कोई नया संभाग नहीं बना है। तो देखिए जो कि 11वां संभाग बनेगा वो बनेगा आपका छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा जो कि 3 जिलों से मिलकर बनेगा। कौन कौन से? छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ये 3 जिलों को मिलाकर एक नया संभाग बनेगा जिसका नाम होगा छिंदवाड़ा संभाग। और 12वां संभाग बनेगा जो कि रतलाम संभाग होगा, जो कि 5 जिलों से मिलकर बनेगा। कौन कौन से? नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और आगरमालवा। तो आप एक बात देख सकते हैं कि कुछ दिनों में मध्य प्रदेश की इस पार्ट की स्थिति काफ़ी बदलने वाली है।
क्योंकि यहीं पे 2 जिलों का निर्माण होना है और एक संभाग का निर्माण होने वाला है। तो देखिए, जो कि अब आगे बात करते हैं कि जो कि छत्तीसगढ़ को अलग कराने का जो काम किया था, जो कि श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी ने किया था। इन्होंने संसद में एक प्रस्ताव पारित किया था कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया जाए। ठीक है, तो सन 2000 को 54वें संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाया गया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है जो कि 3,08,252 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 605 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें तो 870 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति, तो आप इसमें अंतर कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो कि अविभाजित भारत और अविभाजित मध्य प्रदेश और वर्तमान मध्य प्रदेश में कितना अंतर आया है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, जो कि 44 वर्ष बाद अलग हुआ था। ओके, अब देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये ऐसे जिलों की, अच्छे ध्यान से सुनना, ये ऐसे जिलों की संख्या है जो कि इधर, जो कि मध्य प्रदेश के जिले पड़ोसी राज्यों से लगते हैं। ठीक है, और इधर जो कि पड़ोसी राज्यों के जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। ठीक है, तो देखिए यूपी के मतलब एमपी के 14 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा यूपी से लगती है। मतलब मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं जो कि एमपी की सीमा मध्य यूपी से लगती है। कौन कौन से? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निमाड़ी, टीकमगढ़, सागर, अशोकनगर, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंगरौली ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों से मिलती है, यूपी से और छत्तीसगढ़ से। और यहाँ पे सीधी की सीमा भी यूपी और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों से मिलती है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें लिखा है कि सीधी की सीमा यूपी से लगती है। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे मुरैना है जो कि मुरैना की सीमा राजस्थान और यूपी से लगती है। और सबसे बड़ी सीमा है जो कि यूपी की लगती है, एमपी से सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश है जो कि हमारा यूपी सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। और यूपी के 12 जिले हैं जो कि एमपी से अपनी सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के ऐसे 9 जिले हैं जिसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है, और महाराष्ट्र के भी 9 जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, कौन कौन से? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खारगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। ठीक है, और एक और अलीराजपुर। ये 9 जिले हैं जिनकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। अब देखिए, बालाघाट की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों से लगती है, और इधर अलीराजपुर की सीमा महाराष्ट्र और गुजरात से लगती है। अब सबसे कम सीमा शेयर करता है जो कि करता है गुजरात। सिर्फ 2 जिलों से इसकी सीमा लगती है, अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़, एमपी के 8 जिले हैं जो कि छत्तीसगढ़ से सीमा शेयर करते हैं, और छत्तीसगढ़ के 8 जिले हैं। ठीक है, देखिए अभी हाँ, कौन कौन से? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर,
डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ये 7 जिले हैं जिनकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो देखिए, राजस्थान से 10 जिले हैं जो कि एमपी के जिले हैं, राजस्थान से सीमा शेयर करते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ये 10 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। अब बात करते हैं कि ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। तो देखिए, एक तो हमारा यहाँ पे शिवपुरी है, यूपी से और राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। और यहाँ पे है मुरैना, इसकी यूपी और राजस्थान से यहाँ पे सीमा लगती है। ठीक है। और एक जिला है सिरौली, कौन सी? सिंगरौली, जो कि यूपी और छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है और सीधी की भी यूपी और छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है। बालाघाट की लगती है यहाँ पे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से, और अलीराजपुर की महाराष्ट्र और गुजरात से, और झाबुआ की गुजरात और राजस्थान से। ठीक है। अब देखिए, जो कि हमारा सबसे उत्तरतम जिला है वो है मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला है जो कि है बुरहानपुर। सबसे पूर्वी जिला है जो कि सिंगरौली है, और सबसे पश्चिमी जिला है जो कि अलीराजपुर है। ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में जो कि सूर्य दिखता है सबसे पहले, तो वो उगता है सिंगरौली में। और सिंगरौली से लेकर वो अलीराजपुर तक सिंगरौली से लेकर अलीराजपुर तक कुल 34 मिनट का अंतर है। कितने का? 34 मिनट का अंतर है। देखिए, अब आगे बात करते हैं। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हम पहले बता चुके हैं कि छिंदवाड़ा है। इसका क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला है जो कि निमाड़ी है, जिसका क्षेत्रफल है 1318 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जनसंख्या है 4,100। और सबसे अधिक जनसंख्या है जो कि इंदौर की है, और कितनी है? 32,76,000। और अब बात करें तो देखिए, सबसे जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा संभाग है तो वो है इंदौर। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है जो कि है जबलपुर। ठीक है। जबलपुर कितने? 8 जिले आते हैं, इसमें भी 8 जिले आते हैं, पर क्षेत्रफल के हिसाब से जबलपुर संभाग है जो कि सबसे बड़ा है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शेड वाला सबसे छोटा संभाग। ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं। देखिए, सबसे कम सिंचाई कहाँ पे होती है? सबसे कम सिंचाई होती है डिंडोरी में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो वो है डिंडोरी में। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? तो वो है बालाघाट में। ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है? तो वो है जबलपुर में। सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र की सीटें कहाँ पे है? तो वो है जबलपुर में। कितनी? 9। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है? वो है अलीराजपुर में। ठीक है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। देखिए, वन प्रदेश सबसे अधिक कहाँ पे है? खंडवा में। सबसे कम होशंगाबाद में। अब बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा है? कान्हा-किसली। सबसे छोटा कौन सा है? घुंघवा जीवाश्म उद्यान। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर, जिसे हम पुनासा डैम के नाम से भी जानते हैं। सबसे ऊंची चोटी है हमारी धूपगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1350। सबसे निचली घाटी है जो कि है नर्मदा सोन घाटी। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इंदौर है। सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारी? तो नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई
1312 किलोमीटर है। सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो तावा सड़क पुल, जो कि होशंगाबाद में है, सबसे लंबा पुल है। साक्षरता अभी हम बता चुके हैं कि जबलपुर में सबसे अधिक साक्षरता दर है, जो कि 81.7% है, और सबसे कम अलीराजपुर में 36.1%। तापमान सबसे अधिक है जो कि है गंजवा सौदा का, और सबसे कम है जो कि है शिवपुरी का, और शिवपुरी को हम पर्यटन नगरी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जो कि हम मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश हमारा कहाँ पर स्थित है। तो इससे पहले आपको ये देशांतर रेखा और अक्षांशीय रेखा समझना जरूरी है। तो देखिए, जो कि ये आपको ये दिख रही है, ये वाली रेखा रेड कलर से, ये है देशांतर रेखा। अब इस आधार पर देखा जाए तो हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांटती है ये रेखा, इधर पूर्वी और इधर पश्चिमी, ठीक है। और एक रेखा यहाँ से खींची जाती है जिसका नाम है विषुवतीय रेखा, यानी कि 0 डिग्री, जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये भी ऐसे में दो भागों में बांटती है। तो अक्षांशीय आधार पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का इधर वाला भाग उत्तरी और इधर वाला भाग दक्षिणी, ठीक है। तो हमारी मध्य प्रदेश की स्थिति, तो मतलब हमारे भारत की स्थिति है जो कि यहाँ पर है। कहाँ पर? पूर्वी और उत्तरी, मतलब उत्तर पूर्व में हमारा भारत स्थित है। तो हम अगर देशांतरी और अक्षांशीय रेखा की बात करें तो इधर से जो भी रेखा खींची जाएगी देशांतरीय, तो वो होगी पूर्वी देशांतरीय, और इधर खींची जाएगी तो वो होगी पश्चिमी देशांतर रेखा, ठीक है। और इधर जो कि अक्षांशीय रेखा खींची जाएगी वो होगी उत्तरी अक्षांशीय रेखा, और इधर जो रेखा खींची जाएगी वो होगी दक्षिणीय देशांतरी रेखा। तो देखिए, हमारी मध्य प्रदेश की स्थिति यहाँ पे है, तो यानी कि हमारी जितनी भी रेखा खींची जाएंगी जो कि पूर्वी देशांतरीय और उत्तरी देशांतरीय रेखा खींची जाएंगी। तो देखिए, अब मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करें तो जो कि हमारी मध्य प्रदेश की स्थिति पृथ्वी पर है तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और यहीं पर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और हमारे मध्य प्रदेश का सिंगरौली एक अकेला ऐसा जिला है जहाँ से टाइमलाइन गुजरती है। 82.5 डिग्री टाइमलाइन सिंगरौली से होकर गुजरती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। जो कि कर्क रेखा है उसे हम 30.5 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, और जो कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा और राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये 14 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के यूनेस्को धरोहर के बारे में। तो जो कि खजुराहो के मंदिर हैं उन्हें 1986 में यूनेस्को धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया था। जो कि खजुराहो के मंदिर हैं छतरपुर में हैं, और भीमबेटका की गुफाएं हैं जो कि 2003 में यूनेस्को धरोहर में शामिल कर लिया गया था। और सांची के स्तूपों को 1989 में यूनेस्को धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया था। तो मध्य प्रदेश में 3 धरोहरें हैं जो कि यूनेस्को में शामिल हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उपनामों के बारे में। तो देखिए, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश है जो कि इंडिया के मध्य में है, ठीक है। और जो कि हृदय प्रदेश नाम दिया था जवाहरलाल नेहरू ने दिया था ये नाम। और इसे सेंट्रल इंडिया,
लघु भारत, डायमंड स्टेट, स्वाय स्टेट, टाइगर स्टेट, तेंदुआ प्रदेश और नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है। और अब हम बात करें इनकी राजधानी के बारे में, मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में। और देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी है जो कि भोपाल है, 1956 में बनी थी और भोपाल को 1972 में जिला बनाया गया था। इससे पहले ये सिरोंज की एक तहसील थी, सीहोर की एक तहसील थी। अब बात करते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी के बारे में, तो जो कि पचमढ़ी है। व्यावसायिक राजधानी है इंदौर है, खेल राजधानी भी इंदौर है और कोयला राजधानी है जो कि सिंगरौली है। ऊर्जा राजधानी है जो कि जबलपुर है। मैंगनीज राजधानी बालाघाट है और संगीत राजधानी महर है। ठीक है। तो देखिए, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में। तो मध्य प्रदेश के गठन के 25वीं वर्षगांठ पर, यानी कि गठन से 25 साल बाद 1981 में कुछ राजकीय प्रतीक घोषित किए गए थे। कौन कौन से थे? तो राजकीय पुष्प था, नृत्य था, ठीक है, और पक्षी, ठीक है, इन्हें, और राजकीय वृक्ष, इन्हें राजकीय प्रतीक 1 नवंबर 1981 में घोषित किया गया था। तो हमारा राजकीय पशु जो कि पुष्प है वो है लीली, जिसे लीलियम कैडमियम भी कहती हैं। और जो कि ये जलवायु में जिस जलवायु में पाए जाते हैं वो है शीतोष्ण एवं उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये लगभग पूरे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लगभग सभी संपूर्ण क्षेत्र है मध्य प्रदेश का उसमें पाए जाते हैं। और इसका निर्माण है जो कि औषधि में काम आता है। ठीक है। अब बात करते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में। तो देखिए, राजकीय चिन्ह है, इसके चारों तरफ 24 फुटों की आकृति है। इसके बाद इसमें एक सर्कल है, उस पर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। इसके एक तरफ गेहूं की बाली और एक तरफ धान की बाली है। बीच में अशोक स्तंभ है जिसमें 4 शेर है। ठीक है। और इसमें पीछे है जो कि एक बरगद का वृक्ष है। ठीक है। ये राजकीय चिन्ह के बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे राजकीय नृत्य के बारे में। तो हमारे जो कि राजकीय नृत्य है जो कि बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है, और हमारा राजकीय नृत्य है राई। ठीक है। इसका प्रमुख क्षेत्र है बुंदेलखंड, और ये संपूर्ण मतलब ये प्रत्येक शुभ अवसर पर इसे होता है। यहाँ पे 12 महीने चलता है ये राजकीय नृत्य। और इसका प्रमुख पात्र होता है जो कि बेड़नी और बलूसक होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं राज्य पक्षी के बारे में। तो हमारा राज्य पक्षी है जो कि दूधराज है, जिसे हम शाही बुलबुल भी जानते हैं। और इसका जो कि साइंटिफिक नाम है जो है पैराडाइज फ्लाईकैचर। और इसके क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो अब बात करें राजकीय खेल के बारे में। तो हमारा राजकीय खेल है जो कि मलखम्ब है, और इसे राजकीय खेल 9 अप्रैल 2013 में घोषित किया गया था। और मलखम्ब अकादमी है जो कि हमारी इंदौर उज्जैन में स्थापित है। हम बात करते हैं राजकीय फल के बारे में। तो हमारा राजकीय फल आम है, जिसका साइंटिफिक नेम है जो कि मैंगीफेरा इंडिका है, और यह लगभग मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में पाया जाता है। और राजकीय नाट है जो कि हमारा माछ है। ठीक है। कौन सा है? माछ है, जो कि मुख्य क्षेत्र है इसका मालवा क्षेत्र है, जो कि मालवा क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है। और इसकी विशेषता है कि ये पौराणिक कथाओं और संस्कृति पर आधारित है। और राजकीय मछली की बात करें तो इसे राजकीय मछली 2011 में घोषित किया गया था, और इसका नाम है महासर प्रजाति। कौन सा? महासर प्रजाति। इसका साइंटिफिक नाम है टोर प्यूटिटोरा, और यह नर्मदा नदी में पाई जाती है। लेकिन 26 सितंबर 2011 में महासर मछली को राज्य में संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है। अब बात करते हैं
राजकीय पशु के बारे में। तो राजकीय पशु है हमारा बारहसिंगा, ठीक है, जो कि ब्रीडरी प्रजाति का है और यह कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है। अब बात करें राजकीय वृक्ष के बारे में, तो राजकीय वृक्ष है जो कि बरगद है और इसका साइंटिफिक नाम है फाइकस वैंगेलिसिस और इसका निर्माण मतलब इसका जो उपयोग है औषधि निर्माण में इसका कार्य किया जाता है और उपचार में इसका कार्य किया जाता है। और राजकीय फसल के बारे में बात करें तो जो कि सोयाबीन है, इसका साइंटिफिक नाम है सोयाबीन का ग्लाइसन मैक्स, जो कि इसकी पैदावार है नर्मदा घाटी के तट पर, नर्मदा घाटी के समतल इसकी पैदावार अधिक होती है मालवा क्षेत्र में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के गान के बारे में, तो मध्य प्रदेश का गान है मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है, सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश, और जो कि इसकी रचयिता है महेश श्रीवास्तव है। और महेश श्रीवास्तव जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है प्रमाण मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश गान 26 जुलाई 2011 में घोषित किया गया था। थैंक यू। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।